कोई विवाह का आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मैंने आपसे अपील की थी कि मई महीने में कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं। माफ करना मेरे बच्चों, लेकिन जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथी, गांव के और बाढ़ के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सभी भाई बहन, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, हर एक स्तर पर काम करने वाले मेरे भाई बहन और प्रदेश के मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज अक्षय तृतीया है। आज भगवान परशुराम की जयंती है। आज ईद का पवित्र त्योहार है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए और कोरोना संक्रमण को हम ठीक से नियंत्रित करके अपनी जनता को राहत दिला पाए। आज मैं अपने भांजे भांजियों से माफी मांगना चाहता हूं, उनसे जिनका विवाह संपन्न होने वाला था। अक्षय तृतीया पर हजारों की संख्या में पवित्र परिणय के बंधन में हमारे बेटा बेटी बंधते हैं, लेकिन आज कोई विवाह का आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मैंने आपसे अपील की थी कि मई महीने में कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं। माफ करना मेरे बच्चों, लेकिन जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए विवाह ना करने का फैसला किया। उनको भी याद करना चाहता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहता हूं, जो कोरोना संक्रमण के कारण हमसे बिछुड़ गए, हमें छोड़ के चले गए। इस महामारी ने हमसे कई अपनों को छीना है। हमारे सांसद गए, हमारे विधायक साथी गए, पत्रकार मित्र गए, सामाजिक कार्यकर्ता गए, अनेकों अपने बिछुड़े हैं। कोरोना वॉरियर्स को भी कई को हमने खोया है। जब ये सोचते हैं तो मन व्यथित होता है, पीड़ा से भर जाता है। पीड़ा गहरी है, दर्द बड़ा है, लेकिन इस दर्द को सहते हुए भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने देखा ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सिर से अपने माता पिता का साया उठ गया। ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनने अपने बुढ़ापे की लाठी के सहारे खो दिए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई बच्चा अपने आप को अनाथ ना समझे।
मेरे होते हुए, प्रदेश की सरकार के होते हुए किसी बच्चे को अनाथ नहीं रहने दिया जाएगा। वो प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी चिंता हम करेंगे। और इसलिए हमने योजना बनाई कि ऐसे बेटा बेटी जिनके परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं रहा, उनको जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते 5,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। हमने तय किया है, पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवारों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। ऐसे बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। और अगर ऐसे परिवार में कोई सदस्य ऐसा है, पिता नहीं है, मां है या कोई बहन है, भाई है, जो कुछ काम धंधा या व्यवसाय कर सकता है, तो उसको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का लोन भी काम धंधा प्रारंभ करने के लिए दिलवाया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई अपने बिछुड़े हैं, लेकिन आगे तो हमें बढ़ना ही होगा। और इसलिए मैं उनको प्रणाम करते हुए, कोरोना वॉरियर्स, साल भर से ज्यादा हो गया, 1.25 साल लगातार जूझ रहे हैं। हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी सिस्टर्स, चिकित्सा के काम में लगे हुए बाकी मित्र, हमारे पुलिस के साथी, हमारे अधिकारी, हमारे हर विभाग के कर्मचारी, मेरे जनप्रतिनिधि साथीगण, कई पे गर्व होता है। इस समय सेवा के उत्तम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, सेवा भारती के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य दलों के कार्यकर्ता जिस काम में लगे हैं, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रयत्नों से आज मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर को घटाने में हम सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। कभी 24% तक ये संक्रमण की दर पहुंच गई थी, अब 24% से घटते घटते अगर कल की हम संक्रमण की दर देखें तो ये 11.8% हो गई है। अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी संक्रमण की दर देखी जाए तो ये भी 14.8% है। कल जो पॉजिटिव केस आए उनकी संख्या 8,087 है। हम 13,500 तक पहुंच गए थे। रोज लगातार धीरे धीरे, तेजी से नहीं घट रहे, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव केस की संख्या लगातार कम होती जा रही है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। यह ना समझे कोई कि नहीं अब राहत के दिन आ गए, लंबा सफर तय करना है, लंबी लड़ाई लड़नी है। ये जो परिस्थिति बनी, ये भी कोई मेरे कारण नहीं बनी कि अब संक्रमण नियंत्रित है, अस्पतालों में बिस्तर की जगह है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, इंजेक्शन जैसी व्यवस्थाएं हम करते जा रहे हैं, दवाइयों का इंतजाम हुआ है। और इस सारे इंतजाम के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। जब भी जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन के टैंकर एयरफोर्स के विमानों से जाना हो, ऑक्सीजन रेल चलाना हो, जल्दी आपूर्ति करना हो, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्नेहपूर्ण सहयोग हमको दिया है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ये लड़ाई अगर हम आज जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपके कारण, क्योंकि आपने संयम का परिचय दिया, आपने धैर्य का परिचय दिया। हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया और उसका कड़ाई से पालन किया। जिन जिलों ने इस कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया, वहां पॉजिटिविटी की दर तेजी से नीचे गिरी है।
लेकिन मैं उन जिलों को भी आगाह करना चाहता हूं जिनने लापरवाही बरती है। ऐसे भी कुछ जिले हम देख रहे हैं कि लगातार 1.5 महीने से संक्रमण की दर घटी नहीं है, बल्कि वहां चिंताजनक स्थिति में हम पहुंचे हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी ढिलाई नहीं, अभी पूरी कड़ाई। इस संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। अभी चैन की सांस नहीं लेना है। और नियंत्रित कौन करेगा? अकेले ये नहीं कर सकते, कोई कलेक्टर नहीं करवा सकता, कोई कमिश्नर नहीं करवा सकता। ये आपको करना है। आपके गांव में और आपके वार्ड में कोरोना कर्फ्यू का ढंग से पालन किया जाए, तभी संक्रमण की चैन टूटेगी। दुनिया में इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। सारी दुनिया में जहां भी संक्रमण की चैन टूटी है, आपस का मिलना जुलना बंद करके ही टूटी है। इसलिए 1 नंबर का काम जो आपको करना है, संक्रमण की चैन मतलब कोरोना कर्फ्यू का पालन कराना है। गांव की और वार्ड की जो हमारी टीम है, उससे मैं कहना चाहता हूं, दूसरा काम आपको करना है। घर घर सर्वे हो रहा है, किल कोरोना अभियान हमने चलाया हुआ है। घर घर सर्वे करने हमारे नीचे गांव में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, उनकी कई टीमें बनी हैं। आप जानते हैं, मेरे विधायक साथी जानते हैं, मेरे सांसद मित्र जानते हैं। वो टीम घर घर जा रही है, लेकिन वो टीम क्या अकेली सफल हो पाएगी? कई बार ऐसे प्रसंग भी आए हैं कि टीम जाके द्वार खटखटाती है तो लोग घर के बताते नहीं, छुपाते हैं, दरवाजा नहीं खोलते, कुछ जगह इनकार कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम से, मेरे मित्रों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप में से कुछ लोग उस टीम के साथ जाओ। आप भी कुंडी खटखटाओ और लोगों से अपील करो कि मत छुपाओ, बताओ सर्दी जुकाम बुखार खांसी है तो इलाज संभव है ना, हम इलाज करेंगे। मुझे कहते हुए दुख है, कई लोगों ने नहीं बताया,
सर्दी जुकाम बुखार का कहीं झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, और झोला छाप डॉक्टरों ने कई जगह इलाज करके मनचाही दवाइयां दे दी, और बाद में पता चला कि धीरे धीरे फेफड़े उनके संक्रमित होते रहे और ऐसी स्थिति आई कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो गया और अंततः उनको अस्पताल में या तो ऑक्सीजन पे आना पड़ा या फिर वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। मैं प्रार्थना करता हूं गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम से कोई गांव में नीम हकीम से इलाज न करवाए, ऐसे झोला छाप डॉक्टर से इलाज न करवाए। आप सर्वे करें, सर्वे में सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट मिलते हैं, उनको तत्काल निःशुल्क दवाई हम दे रहे हैं, कोरोना के तत्काल दवाई का किट देना है, वो दवाई खिलानी है और उनको घर में होम आइसोलेट करना है, उनका टेस्ट कराना है। मैं कलेक्टर्स को निर्देश दे रहा हूं, प्रभारी मंत्री देके टेस्ट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जितनी जरूरत है टेस्ट करो, चिंता की बात नहीं है। ज्यादा संक्रमित निकलेंगे तो निकलेंगे, हम पहचान तो लेंगे समय में और पहचान को उनका इलाज तो कर लेंगे। इसलिए उनका टेस्ट करना, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट ना आए घर आइसोलेट करना, मतलब अलग रखना, और घर में जगह ना हो तो ये भी मैं गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से कह रहा हूं कि क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन में, स्कूल में अब बनाओ ना, चाय नाश्ता भोजन पानी दवाई सबकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको वचन देता हूं, हम धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। और अगर लगता है कि तबीयत थोड़ी और ज्यादा खराब है तो कोविड केयर सेंटर, आज 350 के आसपास कोविड केयर सेंटर खुले हुए हैं। आज मैंने समीक्षा की 25% बेड भरे हुए हैं, बाकी बेड खाली है। तो हमने कहा के लिए ये कोविड केयर सेंटर बना है, आप वहां ले जाओ ना, या तो घर में ठीक से होम आइसोलेशन, इसकी व्यवस्था कौन देखेगा? क्या अकेला मैं देख सकता हूं? आपको देखना है गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को। होम आइसोलेशन में उसकी पूछताछ फोन से की जाती 2 बार, वो पूछताछ ठीक से हो रही कि नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप भी चेक करते रहिए। होम आइसोलेशन से अस्पताल जाने वाले मरीजों की संख्या 0.7% है, बाकी घर पे ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं गांव में और वार्ड में अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से प्रार्थना कर रहा हूं कि होम आइसोलेशन वालों की देखरेख बाहर से कर लो, फोन से कर लो, उनकी चिंता कर लो, उनको ढाढ़स दो, उनको साहस बंधाओ। योग से निरोग कार्यक्रम हमने शुरू किया है, जिसमें कई जगह सबकी बात नहीं कर रहा है, योग प्रशिक्षक उनको प्राणायाम और आसन की भी सिखाने का काम ऑनलाइन करते हैं। अगर वहां चिंता हो गई वो ठीक हो जाएंगे मित्रों। वहां अगर लगता है कि कोविड केयर सेंटर में ले जाना है, वहां हम उनको ले जाएं। कोविड केयर सेंटर में भी दवाई, उपचार, भोजन इत्यादि की ठीक व्यवस्था है। और अगर वहां से जरूरत पड़ेगी तो वहां एम्बुलेंस है, वहां से हम अस्पताल ले जाएंगे, भगवान करे वैसी नौबत ना आ पाए। लेकिन दूसरा काम जो आपको करना है, जिसके लिए आज मैंने आपको कष्ट दिया है, गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कि सर्वे ठीक से करवा के हम संक्रमितों की पहचान कर लें और उनका प्रॉपर इलाज हम शुरू करवा दें, ताकि उनको स्वस्थ भी कर सकें और उनकी जान भी हम बचा सकें। आपको इसके साथ एक काम और करना है। गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ही ये काम कर सकता है कि आपके गांव में राशन, शहर में भी राशन की दुकान पर मैं कह रहा हूं, वार्ड के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से फ्री में निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने की और हमने 3 महीने की व्यवस्था की है। अब एक व्यक्ति के पास 1 महीने में कम से कम 10 किलो राशन जाना है। ये राशन ठीक से मिल जाए, इसकी मॉनिटरिंग भी वार्ड के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को और गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को करना है। लेकिन मिले भी ऐसे कि भीड़ ना लगे, लाइन ना लगे, नहीं तो पता चला कि राशन के चक्कर में ही संक्रमित हो जाएं। और इसलिए आप राशन की दुकान पर व्यवस्था बनवाएं। सारे कलेक्टर सुन रहे हैं, प्रभारी मंत्री जी निर्देश देंगे, ये जैसा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करे उसके हिसाब से राशन के वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे भीड़ भी ना लगे, संक्रमण भी ना फैले और पर्याप्त मात्रा में राशन की व्यवस्था हो जाए। ये काम भी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को ही देखना है। इनके अतिरिक्त अगर गांव में संक्रमण है तो उस घर को आपको अलग थलग करना है, ताकि उस घर के लोग घूम के बाकी गांव में ना फैलाएं, प्यार से समझा बुझा के, और वो भी मानेंगे और परिवार के अन्य सदस्य साथ ना रहे। हम 2-4-5 दिन में उस घर को कंटेन करके
उसको भी संक्रमण से मुक्त कर लेंगे। अगर मनरेगा की मजदूरी होनी है और गांव में संक्रमित अगर 5 से ज्यादा है तो आप मनरेगा की मजदूरी कृपया करके कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, बाकी जरूरत है तो हम व्यवस्था कर देंगे। और जहां नहीं है संक्रमित हम मनरेगा की मजदूरी जारी रह सकती है। अगर 1-2 है तो आप जो मनरेगा की मजदूरी करे वो इस ढंग से करे कि एक दूसरे के पास भीड़ ना लगे, ऑक्सीमीटर वहां रहे, थर्मामीटर वहां रहे, ताकि उनको प्रॉपर तौर पे हम चेक भी कर पाए। ये काम भी आपको करना है। जहां तेंदुपत्ते की तुड़ाई होना है वो भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि तेंदुपत्ते की तुड़ाई संक्रमित कर दें। ऐसी एक नहीं 10 चीजें निकल सकती है जिसका इंतजाम आपको करना है। मैं एक और उपार्जन की बात, किसानों से उपार्जन का काम चल रहा है। लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं, भंडार भर दिए किसानों ने। लेकिन उपार्जन से जो किसान बचे हुए हैं वो भी एक साथ ना जाए, नंबर आने पे जाए और इस ढंग से जाए कि हम कम से संक्रमण को फैलने से रोक पाए। उसको भी कौन देखेगा? गांव के लोग तय करें ना कि आज इतने जाएंगे, आज ये जाएंगे, इनका नंबर ये जाएंगे, इकट्ठे ज्यादा ना जाएं। ऐसे अनेकों उपाय। और एक काम और दे रहा हूं मैं अभी आपको, जिसको ऊपर से विधायक मॉनिटर करेंगे, सांसद मॉनिटर करेंगे कि पेयजल की समस्या अगर कहीं हो तो आप तत्काल ब्लॉक के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बताइए। वहां विधायक जी हैं, विधायक जी के साथ साथ सीओ जनपद पंचायत है, एसडीएम है, बाकी सांसद प्रतिनिधि या सांसद जी हैं, ये लोग तत्काल व्यवस्था करेंगे। मैं यहां से कलेक्टर्स इत्यादि को सारे निर्देश दे रहा हूं ताकि पीने के पानी का इंतजाम ठीक से हो जाए और इन परिस्थितियों में जनता को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ये छोटे काम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को करना है। आज एक फैसला और मैं कर रहा हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम से एक स्वास्थ्य समिति भी हम बना देंगे। ये स्वास्थ्य समिति, इसमें 3 जनता के प्रतिनिधि रहेंगे और 2 शासकीय रहेंगे और चौकीदार को हम ये जवाबदारी दे रहे हैं कि गांव में सर्दी जुकाम बुखार है वो तत्काल सूचित करे। ये सूचना देने का काम बरसों से हमारे चौकीदार साथी करते रहे हैं ताकि वहां टीम भेज के सर्वे करवाया जा सके। ये स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य की चिंता करे, चौकीदार सूचना देने का काम करे। और इस समिति में क्राइसिस मैनेजमेंट की आज मैं गांव के पटेल को, मुकद्दम को, तड़वी को, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह गांव में करते हैं, उनको भी जोड़ने का निर्देश दे रहा हूं। यह हो गया गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का काम। बाढ़ के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को घर घर सर्वे नहीं हो रहा शहर में, नगर पंचायत में तो हो रहा है, नगर पालिका नगर निगम में घर घर सर्वे नहीं हो रहा। वहां कोविड सहायता केंद्र खोले हैं, फीवर क्लिनिक खोले हैं। सर्दी जुकाम बुखार है, आप गाड़ी घुमाइए, अपील कीजिए कि किसी को जरूरत है नगर निगम नगर पालिका गाड़ियां घुमाए, आपके गाइडेंस पे घुमाए और वो ये बताएं कि कोविड केयर सेंटर पर अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो तत्काल आए, वहां टेस्ट भी हो जाएगा, दवाइयों का वितरण भी हो जाएगा। बाकी होम आइसोलेशन इत्यादि की व्यवस्था जैसे गांव में मैंने बताई है वैसे ही बाढ़ की क्राइसिस मैनेजमेंट समिति को करना है। ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम है विधायक की लीडरशिप में अपनी बाकी टीम के साथ पूरे ब्लॉक में कोरोना कर्फ्यू का ठीक ढंग से पालन हो। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ब्लॉक की देखेगी कि ब्लॉक में कौन से गांव हैं जहां संक्रमण फैला है, उन गांवों में माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाना, वहां दवाई इत्यादि का बेहतर इंतजाम करना। जो हमारा ब्लॉक का चिकित्सालय है, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसकी व्यवस्थाएं देखना। कोविड केयर सेंटर की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके उनको सुचारू बनाए रखने के काम में पूरी तरह से गाइड करना, मार्गदर्शन करना, ताकि वहां ठीक व्यवस्थाएं बनी रहे और दवाइयों से लेके बाकी सारी व्यवस्थाएं गांव में ठीक बनी रहे। इसकी भी मॉनिटरिंग हमारे ब्लॉक के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को करना है। पीने का पानी से लेके मनरेगा की मजदूरी तक, राशन ठीक से गांव तक पहुंचा कि नहीं, गांव में पहुंच जाए तो गांव में गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देखेगी। उसका इंतजाम भी ब्लॉक की हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को करना है। और कुल मिला के ब्लॉक में संक्रमण को खत्म करने के लिए जो आवश्यक उपाय है वो ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को करना है।
जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम है कि वो पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू करे और उसके साथ साथ ये सारी व्यवस्था, आपको जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं देखना है, मेडिकल कॉलेज है तो कमिश्नर के साथ मिलके वहां की व्यवस्थाएं देखना है, आपको जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले का निरीक्षण करते रहना है ताकि कहीं कोई कमी ना हो, दवाई, उपकरण, कोविड केयर सेंटर ये सब ठीक ढंग से संचालित हो, इसका आपको इंतजाम करना है और कहीं से भी कोई प्रशासनिक दिक्कत जनता को ना हो, इसका इंतजाम भी हमारे जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को, जिसमें प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, एसपी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग सम्मिलित है, वो करें। मैं बार बार इस ड्यूटी को कलेक्टर्स को भी बता चुका हूं। कलेक्टर्स को मैं साफ कह रहा हूं कि भाई देखो, किसी भी कीमत पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके इस संक्रमण की चैन को तोड़ के अपने जिले में कोविड को नियंत्रित करके दिखाना है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां लापरवाही हुई वहां दिक्कत हुई और जहां चुस्ती से काम हुआ वह संक्रमण की दर 5% के नीचे भी चली गई है। इसलिए जिले की टीम इस पर विशेष रूप से ध्यान देगी। एक काम और आप जिले में देखेंगे, मैंने दवाई की आपूर्ति की बात कही है, एक बात और कही है, कालाबाजारी किसी भी कीमत पर ना हो। कालाबाजारी के खिलाफ बिल्कुल सख्त रहना है। पुलिस के साथी सुन रहे हैं, अभी 80 से ज्यादा रास्ता हम कर चुके हैं, कई लोगों को हम जेल भिजवा चुके हैं। ऐसे बेईमानों को, धन पशुओं को, नर पिशाचों को जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच दें, इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। ये तो हत्या से भी भयानक अपराध है और इसलिए इस पर भी नजर रखना है। हमने ये भी तय किया है, ये आपका काम है जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का, कि जो तय दरें हैं उससे ज्यादा कोई अस्पताल जनता से पैसा वसूल ना करे। हमने एक यहाँ कमेटी बनाई है और जनता को भी कहा कि आप शिकायत कीजिए। शिकायत के बाद कार्रवाइयां होती है और आपने देखा कि लाखों रुपया अलग अलग शहरों में उन अस्पतालों से हमने वापस करवाया है। एक तरफ प्राइवेट ऐसे अस्पताल है जो बहुत सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनने दिक्कत देने की कोशिश की है। जो सेवा के भाव से काम कर रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन जिन्होंने गड़बड़ की है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, वो ये समझ ले। अब जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को एक काम और करना है। जिले में अगर कोई बच्चा या बच्चे अनाथ हो गए हों तो उनकी सूची तैयार करना है, ताकि इस योजना जो हमने बनाई है उसका लाभ मैं तत्काल लेना चाहता हूं, देर नहीं करना चाहता, तो इसको भी आप चिन्हित कर लें। और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम आपको करना है वो काम है निशुल्क इलाज की व्यवस्था। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं, निशुल्क इलाज की हमारी 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। नंबर 1, सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल निशुल्क इलाज किया जाता है। नंबर 2, कोविड के लिए जो अनुबंधित अस्पताल है, मतलब प्राइवेट अस्पताल को पैसा हम देते हैं और हम कहते हैं मरीजों का इलाज आप करो, ऐसे अस्पताल बड़े शहरों में हमने चिन्हित कर रखे हैं। उन अस्पतालों की आपको जानकारी है। और नंबर 3 जो योजना हमने बनाई, इन तीनों को मिला के मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना है। वो योजना है कि जितने भी हमारे आयुष्मान कार्डधारी है, आयुष्मान कार्डधारी, और उसमें हमने लिबरल किया है। मैं एक बार अपने विधायक मित्रों को भी बताना चाहता हूं कि अगर किसी परिवार में एक आयुष्मान कार्ड है तो बाकी सभी सदस्यों के तत्काल आयुष्मान कार्ड बना दिए जाएंगे और उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। पात्रता किसी को आती है, छूट गया है तो उसके भी बना दिए जाएंगे। अपनी कोशिश ये है मित्रों कि संकट के समय गरीबों का, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों का इलाज हम निःशुल्क करवा पाए। और मुझे खुशी है कि केवल, मुझे संख्या भी एकदम ध्यान नहीं आ रही, कोई 80-83 अस्पताल प्राइवेट ऐसे बचे हैं जो अभी इस योजना में सम्मिलित नहीं हुए। बाकी सारे अस्पतालों ने, क्योंकि हमने अच्छा पैकेज दिया है, 5,000 रुपया पर डे, 7,000 रुपया पर डे, अलग अलग तरह के जो पलंग है उनके लिए, और एकदम जो आइसोलेशन बेड है उनके लिए अलग है। वो रेट मैं नहीं बता रहा, वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पैकेज अस्पतालों को दे रहा है। और इसलिए इस पैकेज के अंतर्गत बाकी का इलाज भी आपको निःशुल्क करवाना है। उसकी देखरेख भी जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को करना है, ताकि बिना बाधा के उनका इलाज निःशुल्क और ठीक ढंग से हो सके। इसकी चिंता भी आप निश्चित तौर पर कीजिए। हमने
यह भी तय किया है कि ब्लैक फंगस, ये अभी चारों तरफ आपने देखा होगा इसकी चर्चा हो रही है, और ऐसे पेशेंट जो कोविड से ठीक हो गए हैं उनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मित्रों, एक बार ठीक होकर कोविड से चले गए तो बाद में पोस्ट कोविड जिस तरह के इफेक्ट हो रहे हैं वो भी परेशान करने वाले हैं, और इसलिए ऐसे भाई बहनों का इलाज भी हम निःशुल्क करेंगे। इंजेक्शन जो दूसरा आता है एंटी फंगल इंजेक्शन, उसकी उपलब्धता में अभी दिक्कत आ रही है। कलेक्टर एसपी इस पे भी ध्यान दें, इसकी कालाबाजारी ना हो। हम संपर्क कर रहे हैं कंपनियों से और कोशिश कर रहे हैं कि वो इंजेक्शन भी आ जाए, लेकिन इस बीमारी का इलाज भी हम निःशुल्क करेंगे। एक चीज और आज हमने तय की है कि हमारे जो कोविड केयर सेंटर हैं इनको पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी बना दिया जाएगा। अगर घर पे ठीक होने के बाद थोड़ी दिक्कत पेशेंट को हो रही है तो वो कोविड केयर सेंटर पे आ जाए, डॉक्टर उसकी देखरेख करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको इलाज के लिए उचित अस्पताल में भेजने का इंतजाम करेंगे। इस पीड़ा से भी हमें अपने बहनों और भाइयों को बचाना है। नर्स जो अस्पताल है उनमें इलाज की पर्याप्त व्यवस्थाएं हो जाए, इसलिए हमने तय किया है कि 1 महीने के अंदर 800 डॉक्टर, 800 नर्स और 800 टेक्नीशियंस की भर्ती हम युद्ध स्तर पर करेंगे ताकि स्टाफ की कोई दिक्कत ना आए। सारे अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था के लिए अभी हमने आकलन किया है, पूरे मध्य प्रदेश में 5000 ऑक्सीजन बिस्तर अभी बढ़ाए जा रहे हैं। ये नहीं है कि केस कम हो रहे हैं तो हम ऑक्सीजन बिस्तर कम कर दें, हम बढ़ाते रहेंगे ताकि भविष्य की किसी भी चुनौती का हम मुकाबला कर सकें। 5000 ऑक्सीजन बिस्तर के साथ साथ 1000 एचडीयू और आईसीयू बेड बढ़ाने का भी हमने फैसला किया है, और बच्चों के लिए भी 500 बिस्तर हम आरक्षित करके रखेंगे। अलग अलग जगह जहां संभव है बच्चों का वार्ड बनाने के भी मैंने निर्देश दिए हैं, ताकि कोई चुनौती अगर भविष्य में आए तो उसकी भी हम ठीक ढंग से व्यवस्था कर सकें। एक चीज और है जो हमको करना पड़ेगी मिलके, अस्पतालों में वार्ड का माहौल ठीक होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ पेशेंट ही पेशेंट रहते हैं। एक का दर्द दूसरा देखता है तो कई बार मानसिक अवसाद में आ जाता है, और वैसी स्थिति में उसको ठीक होने में और दिक्कत होती है। तो उस अस्पताल के वार्डों का भी हम ठीक प्रबंधन कर सकें, ये सुझाव मेरे पास कई जगह से आए हैं। इसलिए अतिरिक्त लोगों की भर्ती के साथ साथ मैं एक भावपूर्ण अपील करना चाहता हूं, वो मित्र जो कोविड से ठीक हो गए, जिनकी एंटीबॉडी बन गई है, क्या वो कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं? क्या अपनी सेवाएं कुछ निश्चित सीमा तक, कुछ निश्चित मर्यादाओं में वो कोविड के पेशेंट्स के लिए दे सकते हैं? अगर ऐसे कुछ साथी निकलते हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अपने नाम भेजे, रजिस्ट्रेशन कोरोना वॉलंटियर्स के नाते करवाएं। हम उनकी ड्यूटी भी लगाने का प्रयास कर सकेंगे ताकि हमारे बाकी जो पेशेंट्स है उनका इलाज हम सुनिश्चित कर सकें। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको बाद में सम्मान करने का और एक मुश्त सम्मान निधि देने की भी एक योजना मैं बना रहा हूं। आज हमने तय किया कि हमारे पत्रकार मित्र जो फ्रंटलाइन वर्कर की तरह है, जो जनता तक जानकारियां पहुंचाने का काम करते हैं, और उसमें केवल अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं, उनके अलावा भी पत्रकार, ये वीडियोग्राफी करने वाले, ये फोटो खींचने वाले, जो दिनों रात दौड़ते रहते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या डिजिटल मीडिया के हों, उनका इलाज भी निःशुल्क किया जाएगा। कर्मचारी बहनों और भाइयों, आपकी भी मैं चिंता कर रहा हूं, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर में हमारे कई कर्मचारी अलग अलग विभागों के काम कर रहे हैं। अलग अलग योजना बनाने के बजाय उनके लिए एक योजना बनाने का मैंने फैसला किया है, वो जल्दी हम सामने लेके आएंगे। और किसान भाइयों, अभी आपको जो ऋण चुकाना था 0% ब्याज पर, उस ऋण की अंतिम तिथि 31 मई हमने की थी। अब 30 जून तक भी वो 0% ब्याज पर अपने ऋण की अदायगी कर पाएंगे। ये फैसला भी हमने किसानों के हित में लिया है। उपार्जन जारी रहेगा, हम किसानों का पूरा उत्पाद खरीदेंगे। हमारे जो छोटे छोटे व्यवसायी भाई और बहन हैं, स्ट्रीट वेंडर जिनको हमने कहा है, उनके खाते में शहरी स्ट्रीट वेंडर के 1-1 हजार रुपया भी हमने डाला है। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी जल्दी 1-1 हजार रुपया हम डालने वाले हैं, और जरूरत अगर पड़ी तो स्ट्रीट वेंडर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके खाते में और राशि हम डालने का काम करेंगे। मेरे बच्चे जो 10th के बोर्ड का एग्जाम देने वाले थे, उनकी 10वीं की परीक्षा
अब नहीं होगी। मूल्यांकन के आधार पर ही उनको मार्कशीट दे दी जाएगी और बाद में अगर भविष्य में कोई ये चाहेगा कि मुझे 10वीं की परीक्षा में कोई अच्छे अंक लाना है तो बाद में कभी परीक्षा दे सकेंगे। 12वीं की परीक्षा जो बोर्ड की परीक्षा होती है बच्चों के कैरियर के लिए जो महत्वपूर्ण होती है, वो 12वीं की परीक्षा भी अब हमने स्थगित कर दी है। बाद में जब परिस्थितियां सामान्य होगी, क्योंकि परीक्षा से महत्वपूर्ण मेरे बच्चों की जिंदगी मेरे लिए है, जब परिस्थितियां सामान्य होगी तो उन सामान्य परिस्थितियों में 20 दिन का समय देके ये परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएगी ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बहुत अद्भुत काम करता है, उनके भी हम साथ खड़े हैं। उनको अनेक कामों से हमने जोड़ा है, लेकिन अब जन जागरण अभियान के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरी तरह से उपयोग हम करेंगे। मैं विधायक मित्रों से कहना चाहता हूं कि कुछ जागरण रथ हम बनाएंगे जो जन जागरण का काम करे, और जन जागरण में चाहे वो इलाज का मामला हो, संक्रमण फैलने से रोकने का मामला हो, कोरोना कर्फ्यू के पालन का मामला हो, उनका सबके बारे में वो अपील करेंगे। ऐसी योजना भी हम बना रहे हैं ताकि हम जनता को ढंग से एजुकेट कर सकें। और कुछ लोग वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उस भ्रम को भी दूर करने का हमको पूरा प्रयास करना होगा। वैक्सीनेशन के मामले में मैं अलग से किसी दिन जनता के बीच में चर्चा करूंगा। इतना मैं आज जरूर बताना चाहता हूं कि हमने अपने 18 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 5,29,00,000 डोज का ऑर्डर दिया है। कंपनियां एक सीमा तक डोजेज की पूर्ति अभी कर पा रही है, लेकिन इस महीने अभी हमें 10 लाख डोज और इन बच्चों के लिए मिलेंगे। 45 प्लस के लिए अलग से डोज है, तो उसकी पूरी रणनीति पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन कम से कम उसके मामले में कोई भ्रम ना रहे, इसकी कोशिश हमको निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। मित्रों, अनेकों काम है जो हमें करने हैं। एक मैं कहना चाहता हूं, आज अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम ये कह सके कि संक्रमण को हमने पूरी तरह से काबू में कर लिया है। अभी हमारे यहाँ साप्ताहिक संक्रमण की दर मैंने 14% के आसपास बताई थी और कल की 11.8%। और इसलिए आज वो समय नहीं आया है कि हम कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील दें। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि अपने यहाँ की परिस्थितियां देखें, पॉजिटिविटी देखें और फिर वो इस कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला ले लें। ये उनको अभी लेना ही होगा, नहीं पूरे किए किराए पर हमारा पानी फिर जाएगा। अगर एकदम हमने कुछ ओपन किया तो फिर ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि संक्रमण फिर बढ़ जाएगा। लेकिन जिन जिलों में संक्रमण की दर बहुत नीचे चली गई है, वो अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करें और प्रदेश से चर्चा करके आगे भविष्य में कब खोलना है, और खोलना भी है तो वैज्ञानिक तरीके से खोलना है, एक साथ नहीं खोलना है, उसके बारे में प्रदेश से चर्चा करके वो फैसला करेंगे। मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं कि देखिए, कोरोना वायरस, ये जो वायरस है, ये वायरस तो अभी रहने वाला है। दुनिया में जब जब महामारी आई, 100 साल में एक बार आती, लोग बताते हैं इतिहास को, तो वो 3-4 साल तक कम से कम रहती है। ये 3-4 साल तक वायरस तो रहेगा और इसलिए हमको वायरस के रहते हुए अपनी जिंदगी को जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब कोरोना संक्रमण रोकते हुए हमको अपना आचरण और व्यवहार करके परिस्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर एकदम हम निकले, भीड़ भाड़ निकली, तो फिर आप मानिए कि संक्रमण फिर से हमें दबोच लेगा और कितना नुकसान होता है ये हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को, लोगों को एजुकेट करने का काम करना पड़ेगा। गांव के लोगों को भी और शहर के भाई बहनों को भी, सबको समझना पड़ेगा कि कोरोना संक्रमण रोकने के अनुरूप व्यवहार करते हुए हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब अब कुछ समय तक भव्य और बड़े आयोजन नहीं होंगे, भीड़ भरी शादियां नहीं होगी, अलग अलग तरह के कार्यक्रम जिनमें भीड़ इकट्ठी होती है वो प्रतिबंधित अभी लंबे समय तक रहेंगे। मास्क लगाना, दूरी बना के रखना, परिस्थिति सामान्य होने के बाद भी, और बार बार हाथ धोते रहना, इसको अपने दिनचर्या का अंग बनाना पड़ेगा।
एक अपील और मैं अपने प्रदेश के बहनों और भाइयों से करना चाहता हूं। देखिए, हम अपनी जीवन शैली बदलें, और जीवन शैली बदलने का अर्थ यह है कि जो योग या व्यायाम कर सकते हैं जरूर करें। मैं तो सबसे अपील करूंगा, जरूर करें। यह शरीर को स्वस्थ रखेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। एक बढ़ेगी टीकाकरण से और दूसरी बढ़ेगी अपने आचरण से। इसलिए योग, व्यायाम, प्राणायाम उचित शिक्षक से सीख लीजिए, उसको अपने जीवन का अंग बना लीजिए। सूरज के संपर्क में रहना भी सीखिए, वो पावर हाउस है हमारा, और सूरज की धूप भी नई ऊर्जा और ताकत हमको प्रदान करती है। और भोजन में भी मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा है भोजन कैसा करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। हितभुक मतलब शरीर के लिए जो हितकारी हो आप वही खाओ। मितभुक का मतलब भूख से थोड़ा कम खाओ, और ऋतभुक का मतलब ऋतु में जो चीजें, जो फल सब्जियां और बाकी चीजें पैदा होती है उनका सेवन करो। हम खाने के लिए ना जिए, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए खाएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। और एक बात और, हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, 100 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट पूरे मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। युद्ध स्तर पर लगाने का हम प्रयास करेंगे। इनमें से अनेकों जून में ही प्रारंभ हो जाएंगे, यह हमारी कोशिश है, क्योंकि आगे ऐसे संकट को हम आने नहीं देंगे। उसके लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्लांट है तो वो तो है पेड़ पौधा। मैं रोज आजकल एक पौधा बिना किसी गैप के लगाता हूं। आप अपने जीवन में पेड़ लगाने को, मतलब ऑक्सीजन प्लांट लगाने को एक आवश्यक स्थान दीजिए। हर ऐसे प्रसंग पर जब आनंद और प्रसन्नता का वातावरण परिवार में हो, पेड़ जरूर लगाएं। और अंत में फिर मैं आप सबसे एक बार फिर अपील करना चाहता हूं, मेरे मित्रों, संक्रमण की दर अभी घटी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इस खतरे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अभी लड़ाई हमको सबको मिलकर लड़नी है। अकेला मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक नहीं, पूरे प्रदेश की जनता सारे मतभेद भूल के एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और गांव से लेके राजधानी तक, वार्ड से लेके कलेक्ट्रेट तक सारी जनता, नेता, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एकजुट होकर इस लड़ाई को मिलके लड़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश को संक्रमण नियंत्रण करने की दृष्टि से एक आदर्श राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। मध्य प्रदेश को पूरी तरह से संक्रमण से हम मुक्त करेंगे आपके सहयोग से। तो मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम मिलके इस संक्रमण को रोकने के हर उपाय को करेंगे। जनता करेगी, जनप्रतिनिधि करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, और हम सब मिलके इस संक्रमण की चैन को तोड़ के प्रदेश को कोरोना से मुक्त कराएंगे। और आगे भी अपना व्यवहार ऐसा रखेंगे जिससे संक्रमण ना फैल पाए। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, दुखी जरूर हूं इसलिए कि हमने कई अपनों को खोया है, लेकिन आगे ये नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है। और इसलिए समर्पित भाव से मिलके हमको इस संक्रमण के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखना है। मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे, मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। अंत में परमात्मा से, भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, हमें असदोमा सद्गमय, असत से सत की ओर, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। और यही प्रार्थना करते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन याद रखें, ये तब होगा जब हम मिलके ऐसा प्रयास करेंगे, हम सफल हो। यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।